कोई भी देश या राज्य वहाँ के समाज से जाना जाता है। समाज वहाँ की शिक्षा, संस्कृति व सभ्यता का आईना होता है। लोगों की सोच समाज का प्रतिबिंब होती है। लोगों का आचरण इसी सोच का नतीजा होता है। आज के दौर में हर वर्ग व व्यवसाय पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर नेता है तो बहुताय ये विचार होता है कि वो चोर है, अगर सरकारी अफसर है तो भ्रष्ट है, और शिक्षक व डॉक्टर है तो अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार नहीं है। आए दिन समाचारों से ये बात कुछ हद तक ठीक भी लगती है। आजकल मुख्यतः डॉक्टर्स के प्रति लोगों में बहुत असंतोष है। अक्सर अस्पतालों में तोड़फोड़, डॉक्टर्स के साथ अनैतिक झड़प होती रहती है। इस असंतोष का कारण कुछ हद तक वो स्वयं भी हैं। आज के भागदौड़ व भौतिकवादी जीवन में जल्दी पैसा कमाने की सोच अक्सर लोगों को अपने पेशे के प्रति नैतिक नहीं रहने देती। फिर भी कुछ लोग अपने पेशे को आज भी पूरी नैतिकता के साथ निभा रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह। डॉक्टर अजय कुमार सिंह का जन्म 3 अक्टूबर 1954 को हरियाणा के करनाल शहर में हुआ। वैसे तो डॉक्टर सिंह का परिवार उत्तर प्रदेश के कानपुर व लखनऊ से संबंध रखता है, परंतु उनके पिता श्री वासुदेव सिंह ज्वाइंट पंजाब में बिजली विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। इसीलिए डॉक्टर सिंह की प्रारंभिक शिक्षा पंजाब, हरियाणा व हिमाचल के अलग अलग स्थानों पर हुई। डॉक्टर सिंह ने मेडिकल कॉलेज आगरा से MBBS एवं MD की। ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली। उनके पिता श्री वासुदेव सिंह 1983 में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इंजीनियर इन चीफ के पद से रिटायर हुए और उनके पास रिटायरमेंट के समय रहने के लिए अपना घर नहीं था। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जिंदल इंडस्ट्री में सर्विस की ताकि अपना एक मकान बना सके। इसी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के कारण उनकी अपने पेशे के प्रति नैतिक सोच इन्हीं पंक्तियों से उजागर होती है। ना मुझे राज्य की इच्छा है, ना स्वर्ग सुख चाहिए, ना ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मांगता हूं। मेरी एकमात्र कामना है कि रोग पीड़ितों के दुख दूर कर सकूं। मैं 1976 में डॉक्टर बना, फिर रेजिडेंसी की हमने 1981 तक आगरा मेडिकल कॉलेज। उस समय बहुत ही गरीबी की हालत थी मरीजों की, और देश भी बहुत कठिन रास्ते से गुजर रहा था। डॉक्टरी में कुछ भी एड मिल जाए तो वो डॉक्टरी होती थी। फर्स्ट एड भी कंप्लीट डॉक्टरी के बराबर थी। उसके बाद हम सीनियर रेजिडेंट हुए दिल्ली में, जहाँ थोड़ा डॉक्टरी का लेवल ऊपर था और नए नए अस्पताल खुलने शुरू हुए थे। उसके बाद मैं हिसार आ गया। मेरे लिए वो रोल मॉडल है। एक डॉक्टर में जो क्वालिटी मैंने बचपन से सोची है कि एक डॉक्टर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनली ही इज 100%। ये पेशेंट्स को प्राथमिकता देते हैं सबसे पहले, किस भी वे में हो। पैसा सेकेंडरी है, जैसे कि हॉस्पिटल चलते हैं, पैसा पेशेंट के पास है नहीं है तो इनको कोई मैटर नहीं करता, वो सेकेंडरी है। फैमिली की पीढ़ी चल रही है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी आ गई है लेकिन इलाज यहीं कराएंगे। कहीं जाना है, ऑपरेशन कराना है, मान लो जो यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता, दिल्ली होना है, तो वो भी इन किराए लेके जाएंगे। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, हम पहले तो उनसे ही कंसल्ट करते हैं और जैसे वो रिकमेंड करते हैं उसी ढंग से चलते हैं हम लोग। जी, मेरे को कोई दिक्कत होती थी या मेरी फैमिली को दिक्कत होती थी तो भी मैं इनके पास जाता रहा हूँ। मेरा इलाज या मेरी फैमिली का इलाज अच्छी तरह से इकोनॉमिकली होता रहा है। आम डॉक्टर लोग जवाब दे दिए थे कि आदमी तो ख़त्म है। हमने जो है हमारा एक किडनी जो है बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन डॉक्टर साहब बोले कोई ख़त्म नहीं होता है, आदमी को विश्वास रखना बहुत अजब चीज़ है। ही इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी सिंसियर, ही डज लॉट ऑफ चैरिटेबल वर्क आल्सो फॉर पेशेंट्स एंड इवन फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। I think he is funding two girls in college, and
मोर ओवर जैसे एक बच्चा है जो अभी मेरे ख्याल में अभी इंडिया में भी खेल रहा है फुटबॉल के अंदर, एंड ही ग्रूम दैट। टोटल उनका एक्सपेंसेस डॉक्टर सिंह दिया स्टार्ट विद। इज़ फ्रॉम मंगाली, आई थिंक गांव के विलेज का है कहीं पे, तो सारी फंडिंग उन्होंने की है। एज ए फिजिशियन ही इज़ वेरी एक्सेलेंट, ऑलवेज हिज विजन इज ऑलवेज अहेड ऑफ द टाइम। तब हिसार में प्रिमिटिव कंडीशंस थी, जो मेडिकल कॉलेज में होता था 3 दिन में वो यहाँ 1 दिन में हो जाता था, क्योंकि ट्रस्ट हॉस्पिटल थे। डायग्नोसिस की किसी को चिंता नहीं होती थी, केवल परहेज की बात होती थी। डॉक्टर साहब का ये है कि एक तो अपने आप को बड़ा अपडेट रखते हैं ट्रीटमेंट के मामले में, दूसरा ये है कि उनका एक हमेशा एम रहता है कि इलाज को किस तरह से सस्ते से सस्ता एफोर्डेबल रखा जाए, जिससे कि गरीब तबका भी प्रॉपर ढंग से उनसे इलाज करा पाए। पर चीज़ें बदलनी शुरू हुई, मशीनें आनी शुरू हुई, कैट स्कैन आया, अल्ट्रासाउंड आया, और पब्लिक भी एजुकेट होनी शुरू हुई, और पब्लिक के पास पैसा भी आया। तब तक सब लोगों के पास एक फैमिली डॉक्टर था, वो उसको ट्रस्ट करते थे, वही आगे रेफ़र करता था। गांव में भी फैमिली डॉक्टर था, वो आरएमपी होता था, जो बड़ा अहम रोल प्ले करता था, उनकी मुसीबत में उनके साथ आके उनका इलाज कराता था। पर सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा था और मेडिकल सेटिस्फेक्शन लेवल कम था, क्योंकि डायग्नोसिस कई बार पैसे की कमी से हम लोग कर नहीं पाते थे। हमें पता है कि 80% बीमारियां मरीज का शरीर खुद लड़ता है, हमारा योगदान 20 से 30% का होता है। तब भी लोग ठीक होते थे और आज भी हो रहे हैं। पर उसके बाद हम लोगों ने अमेरिकन होना शुरू किया, देश में बहुत सारी अमेरिकन चीज़ें आई, हमारा मेडिकल सिस्टम भी अमेरिकन हो गया कि टेस्ट कराओ, टेस्टों के बेस पे डायग्नोसिस बनाओ, सब बताओ और फिर पेशेंट का इलाज करो। साथ ही नई नई मशीनें लगनी शुरू हुई और लोगों का खर्चा बेतहाश बढ़ने लग गया। फिर कुछ मिसट्रस्ट शुरू हुआ, क्योंकि अगर कोई डायग्नोसिस की तरफ ध्यान देता तो टेस्ट ज़्यादा हो जाते, और अगर वो नहीं देता तो कई बार उससे डायग्नोसिस मिस हो जाती। इस जद्दोजहद में कुछ परसेंट ऑफ डॉक्टर्स जो हैं इसका मिसयूज भी करने लगे। ट्रस्ट डेफिसिट जो हुआ ना, मेरी अपनी ओपिनियन है कि जब से ये CPA लागू, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब से गवर्नमेंट ने लागू किया था, उसके बाद से ये मिसट्रस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। किसी भी फील्ड में लगा लो, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, कोई पुलिस वाला हो, मतलब लोग अविश्वास करते हैं। सारे डॉक्टर गलत नहीं है जी, 1-8% गलत करते हैं और उसकी वजह से लोगों में अविश्वास आ जाता है। गवर्नमेंट तो रादर उन्होंने बनाए रखा है कि भी ये कल्प्रिट है, और इसमें सबसे बड़ा गड़बड़ ये है कि एवरी टाइम यू हैव टू प्रूव यू आर इनोसेंट। जैसे और केसेस में होता है कि भी उनको जो भी आपको कंप्लेनेंट है, ही हैज़ टू प्रूव कि इसने मेरे साथ ये गलत किया है। इसमें उल्टा है कि हमें प्रूव करना पड़ता है कि हम इनोसेंट, हमने कुछ नहीं किया। तो ये उल्टा है, यहाँ पे सारा सिस्टम ही उल्टा है। फिर इसके कारण बड़ा स्ट्रेस है, सच बता रहा हूँ कि इसमें हम बड़े स्ट्रेस में काम कर रहे हैं कि भी उल्टा अब तो ये लगता है कोई प्रेग्नेंट फीमेल घुसती है तो उसमें लगता है इसका ना करें। सच में ये क्योंकि अब तो एक पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इसलिए हम कर देते हैं, पर अदरवाइज ये लगता है प्रेग्नेंट फीमेल ना ही आए, दूसरे पेशेंट देख लो, प्रेगनेंसी वाले मत देखो। इतना बड़ा इस पर फिर उसके फॉर्म भर रहे हैं, उसके ये कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते बेचारे, अब जो कई आदमी इमरजेंसी में चल पड़े, गांव से चल पड़े, पर उसमें आईडी डालना भूल गया, उसमें परेशानी में आईडी डाल नहीं पाया और रख नहीं पाया और आपके पास पहुंच गया। अब आपकी पोजीशन क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आपको उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस बन रहा है, रप्चर्ड एक्टोपिक है। अब आप उसको इमरजेंसी में करो या ना करो, पेशेंट का BP फॉल हो रहा है, आप उसको कर, क्योंकि उसके पास आईडी तो है नहीं, इस समय आईडी है नहीं। अब वो क्या बोले, हम उसको आईडी के बगैर मना करते हैं, वो हमारे उस शोर में जाता है कि मैं परेशान होके 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर से अब लेके आया हूँ, कैसी तरह अरेंज करके, गाड़ी अरेंज करके, आप कह रहे हो मैं तो करूँगा नहीं यहाँ पे। उस पर कुछ नहीं कर सकते हम, हमारे पास कुछ नहीं सिवाय हाथ खड़े होने भी। हम भी यही बोलते हैं, भाई तुम आया है, हमें भी करना है, हम चाहते हैं पेशेंट को, पर हम कर नहीं सकते, हमारे ये लॉ ऐसा है। रादर इनको ऐसा होना चाहिए कि उनको तो कर देना चाहिए कि आप इसको डायग्नोसिस करो कि मेल है फीमेल है, अब इसके बाद गवर्नमेंट उसको ट्रैक करे। अगर फीमेल आप बताते हो उसको, आप अथॉरिटीज़ में जाएं, वहाँ पे अथॉरिटी में हमारी रिपोर्ट जाएगी, इसके फीमेल, ये पेशेंट है फीमेल है इसके, फिर आप ट्रैक करो कि भी वो उसका अबॉर्ट होता है कि नहीं होता, वो आगे कंटिन्यू प्रेगनेंसी करती है कि नहीं करती।
गवर्नमेंट वो करना नहीं चाहती, रादर ये उससे होते हैं और इससे कभी बंद नहीं हो रहे। अब उन लोगों ने और फ़ायदा उठा लिया। अब केवल सिंपल आप केवल जो ये फ़ोन पे वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो बताना लड़का है लड़की, दो में से एक चीज़ बतानी है। 50% तो हमेशा ही राइट है वो, उनको डायग्नोसिस तो कुछ बनाना ही नहीं है, वो तो घुमाते हैं और घुमा के अब डाउट जितने भी अभी आप जितने भी केसेस देख लो सारे ऐसे ही हुए हैं जिनके पास अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं है, वो सिंपली उस पर ही कर रहे हैं। उन्होंने सिस्टम बना रखा है, वो पेशेंट को एक चीज़ बतानी है उन्हें, लड़का लड़की, और उसमें भी स्मार्ट हैं वो, लड़की बता के वो आगे कर देते हैं। डॉक्टर्स को भी चाहिए कि अपने पेशे से ईमानदारी बरतें और शॉर्टकट ना अपनाएं पैसा कमाने के लिए। जैसे डेली डिसीज़ हैं, चाहे जर्नल डिसीज़ हैं या स्पेशलिस्ट के आप कंसल्ट करते हैं, तो क्या होता है कि जो मेडिसिन वो लिख के देते हैं वो उन्हीं के जो उनके अंदर जो उन्होंने मेडिकल्स बनाया हुआ है उसी से मिलेगी। अगर बाहर कंसल्ट करते हैं तो वो मना कर देते हैं कि हम ये सेम साल्ट तो दे देंगे लेकिन सब दवाई नहीं देंगे। अगर साल्ट अलग मतलब अलग ब्रांड का ले आते हैं तो वो डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में जो अंदर केमिस्ट शॉप होती है वो भी अपने सिटी से ही होलसेलर से दवाइयाँ परचेज करता है। बाहर वाले जो दुकानदार होते हैं सिटी में बैठे हैं, मार्केट में बैठे हैं, वो इतनी वैरायटी पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि एक ब्रांड कोई भी ब्रांड है वो 100 कंपनियां बनाती है। डॉक्टर अपना ब्रांड नेम लिख दिया डॉक्टर ने कोई भी, तो वो बाहर वाला केमिस्ट के पास उस ब्रांड नेम से दवा नहीं होती है तो वो दूसरी देता है या जेनरिक दे देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो डॉक्टर ने लिखा है कि वो मार्केट में नहीं मिलती सब है। बाहर का दुकानदार कोशिश नहीं करना चाहता, वो चाहता है जो मेरे पास पड़ा है मैं उसी को बेच लूँ। कई जगह तो ऐसा कर रखा है, जैसे ये तो लोग कुछ डॉक्टर ऐसे जो घर से खर्च करके भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी संख्या में आगे हैं जो एक दुकान है जो 5,000 रुपये नहीं मिलेगा, 2,000 रुपये नहीं मिलेगा उस दुकान का किराया। केमिस्ट की दुकान हॉस्पिटल खोल रखी है, मेरे बहुत से हॉस्पिटल पता है। एक हॉस्पिटल मुझे यहाँ तक पता है, मैं खुद हैरानी होती है उसकी, मोर देन 30 लाख रुपये, 30 लाख से ऊपर एक केमिस्ट की दुकान किराया दे रहा हूँ केमिस्ट। अब आप सोचो पैसा किस मारे हैं, उससे भी आदमी दुखी हो रहा है। 30 लाख रुपए एक दुकान का 30 लाख रुपए दे रहा है, तो इससे अंदाजा लगाओ क्या हो रहा है आप लोगों का। जनरल ट्रेंड क्या है जी कि अगर डॉक्टर ने मेहनत की और पेशेंट बच गया तो पेशेंट कहेगा डॉक्टर कौन है, बचाने वाला तो भगवान है। और बाई चांस पेशेंट मर जाता है तो लोग कहेंगे डॉक्टर ने मार दिया, जो कि गलत है। जब आप बचाने के मामले तो कह रहे कि भगवान ने बचा लिया, तो मारने के मामले में डॉक्टर कौन है मारने वाला? डॉक्टर ने तो अपने एफर्ट्स किए उसको बचाने के लिए। कि हर चीज़ के लिए कोई बात होगी तो उसकी गाड़ी तोड़ दो, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो हो जाएगी, ये तो बहुत बिल्कुल गलत है। ये मैं कभी भी इसको नहीं करता, लोगों को समझाता ही रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, गाँव के अंदर ब्याह शादियों में जाता हूँ या कांड मकान बैठने ले जाते हैं, मैं यही कहता हूँ उनको, ये सामान हमारा है, हमारी प्रॉपर्टी है। हॉस्पिटल कोई हमारा है, कंट्री के सेट्स है, चाहे प्राइवेट है हॉस्पिटल है या प्राइवेट कोई स्कूल है, कोई स्कूल में कोई बात होगी तो स्कूल का आग लगा देंगे, कहीं और दुकान पर होगी दुकान का आग लगा देंगे। ये राउडीज़म जो है ना, इसको तो ख़त्म जो है ना हमें करना ही पड़ेगा। डॉक्टर का सबसे बड़ा जो सोचता हूँ ना, ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। पहले जैसे था ना, केवल मतलब फेथ पे है हम काम करते थे, भी आप आगे पेशेंट आया, पेशेंट का देखा, हमने जो चाहा लिख दिया कर दिया। अब हर चीज़ ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट इसमें मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम भी डिस्प्ले आपके रेट्स ही हैं, आप आए हो इसके ये है, हमारे एग्जामिनेशन के ही रेट हैं, हमारे टेस्ट के ही रेट हैं, हर चीज़ के, या जो ऑपरेशन होना है तो ऑपरेशन के ये चार्जेज हैं, हर चीज़। तो एक ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। दूसरा कम्युनिकेशन, वी कम्युनिकेट हम उसको पेशेंट को सारी चीज़ें पॉसिबली, हालांकि यहाँ के सेटअप में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये वहाँ पे तो हो जाता है जहाँ पे केवल आपने 20 पेशेंट देखने दिन में या 10 पेशेंट देखने, तो वहाँ तो आप पूरा टाइम लगा पाते हो, पर स्टिल अब करना पड़ेगा। मतलब पेशेंट के साथ में आपको एक जो संवाद बोलते हैं, इस संवाद अपने को कम्युनिकेशन ज़रूर रखना पड़ेगा, कम्युनिकेट तो ज़रूर करना पड़ेगा, हर चीज़ उसको बताई जाए, एक्सप्लेन की जाए। और कुछ केसेस में ऐसा होता है, जैसे मान लो किसी की डेथ होती है तो डॉक्टर को भी थोड़ा सिंपैथेटिक होना पड़ेगा, उस समय चार्जेस के लिए है कुछ है, तो उस समय इन चीज़ों को मतलब वो करना चाहिए कि भी, तो ये कुछ लेकिन है उनको धीमे धीमे बिल्ड करेंगे, शायद डेवलप हो। आज की क्रिटिकल केयर की प्रैक्टिस के अंदर मैंने अमूमन तौर पे ये देखा है कि जितने भी मरीज़ों को समझाने में मैं उनसे अक्सर यही बोलता हूँ
कि जितनी देर मैं आपको समझाने में लगा रहा हूँ, इससे ज़्यादा समय अगर आप मुझे 5-10 मिनट में समझेंगे तो मैं इससे ज़्यादा समय आपके मरीज़ को दे पाऊँगा, जिससे कि मैं शायद उसका कुछ बेहतर कर पाऊँ। दूसरी, आम जनता को एक समस्या आती है जब उन्हें कोई ऑपरेशन एडवाइस किया जाता है। अब यहाँ भी विचारों की अज्ञानता और इंटरनेट सर्च ना करने के कारण बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। विदेश में जब मरीज को ऑपरेशन एडवाइस किया जाता है तो घर जाके नेट पे सर्च करता है कि मुझे ऑपरेशन क्यों ज़रूरी है। यहाँ जब हम उसे ऑपरेशन एडवाइस करते हैं तो उसका एक ही सवाल होता है, डॉक्टर साहब बच नहीं सकता क्या ऑपरेशन? अब मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, गुर्दे की पथरी के रूप में। गुर्दे की 70% पथरियाँ अपने आप निकल जाती हैं, पर मरीज को दर्द सहना पड़ेगा, बार बार उसको कई बार अस्पताल भी जाना पड़ता है। तो जब दर्द से वो परेशान होता है तो डॉक्टर कहता है ठीक है हम इसका ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। पर 20 से 30% पथरियाँ ऐसी, अगर उनको हम नहीं निकालेंगे तो गुर्दा खराब होना शुरू हो जाएगा। वो एक दिन में नहीं खराब होगा, वो 5-6 साल में खराब होगा। अब जब ऐसी कंडीशन होती है तो अगर वो 2 डॉक्टर्स को दिखाएगा तो दोनों अपने अनुभव के अनुसार उसे बताएंगे कि भाई ये निकलवा लो या इसको भी रख सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा पब्लिक को कि अगर आपको कोई ऑपरेशन एडवाइस होता है तो आप 2 डॉक्टरों के पास जाओ और उनसे डिस्कस करो, और दोनों डॉक्टरों को एक दूसरे के ओपिनियन भी बताओ। डॉक्टर आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके दोस्त हैं। मेडिसिन के अंदर 2 डॉक्टरों की ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, मैं इससे बिल्कुल नकारूंगा नहीं इसको, और ऐसा भी नहीं कहूंगा कि दोनों की ओपिनियन, एक की ओपिनियन गलत थी। दोनों की ओपिनियन सही हो सकती है और दोनों की ओपिनियन डिफर कर सकती है। एक का तरीका काम करने का अलग है, दूसरे का तरीका अलग है काम करने का, लेकिन वो एंड में मरीज का भला चाहते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जिसमें मैं समझता हूँ कि हम डॉक्टर्स भी फेल हुए, मीडिया भी फेल हुआ, गवर्नमेंट भी फेल हुई बुरी तरह से, और सामाजिक संस्थाएं भी फेल हुई, और जिसकी तरफ आज भी किसी का ध्यान नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमारे देश में एक आदत है कि दूसरे के हिस्से में पाले में बॉल डाल दो, खुद को बचाओ। और इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ डेंगू बुखार से, जिसके बारे में आम जनता को पता है पर पता सब गलत है। देखिए, डेंगू एक ऐसा वायरल बुखार है जिसके खिलाफ आज तक किसी भी देश में, अमेरिका, इंग्लैंड, हिंदुस्तान में कोई दवाई नहीं है। जब भी ये वायरस आपके शरीर में जाता है तो बुखार पैदा करता है, कुछ रक्त की कोशिकाओं को, जिनको प्लेटलेट कहते हैं, कम करता है, और ब्लीडिंग भी कर सकता है और शॉक भी कर सकता है। तो जब इसके खिलाफ कोई दवाई ही नहीं है तो ये तो कभी दोषी कोई हो ही नहीं सकता कि कोई डॉक्टर इसमें उसके किसी मरीज को मार सके या कोई अस्पताल इसमें गलत इलाज कर सके। अगर सब कुछ ही डॉक्टर के हाथ में होता है ना, तो फिर तो सबसे पहले तो खुद बीमार नहीं होता वो। आज मैं बता रहा हूँ आप अंदर से, क्योंकि पता नहीं चलता है, डॉक्टर से आप पूछ के देखो डॉक्टर कितने बीमार और किस कंडीशंस में रह रहे हैं। आप ये देखो, जो पेशेंट्स, जिस पेशेंट के पर्टिकुलर एक पेशेंट होता है, वहाँ तो सारे पेशेंट वैसे आते हैं। मान लो टीबी के तो टीबी के पेशेंट आ रहे। मैं नहीं मानता कि कोई फिजिशियन बच जाता है अपने लाइफ टाइम में टीबी होए बगैर, पर वो किसी को पता ही नहीं चलता वो किस कंडीशन में काम कर रहे हैं। दूसरा, हमारे शरीर की क्षमता इतनी है कि हम 90% बीमारियों को खुद ही लड़ लेते हैं और लड़कर उनको ठीक कर सकते हैं। डेंगू के मरीज जितने भी ठीक होते हैं वो अपनी शरीर की शक्ति से ठीक होते हैं, ना कि किसी डॉक्टर की दवाई से। अब शक्ति कैसे ठीक से रखी जाए ये भी पब्लिक को नहीं पता। पहले डाइट है, फिर एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद में ड्रग्स आती है, तीसरे नंबर पे होती है। तो उनका अपना रोल है, पर ये भी कहते हैं आजकल पेशेंस नहीं है ना। हर आदमी चाहता है मेरा आते ही ठीक हो जाए, वो फिर ड्रग्स सबसे पहले आ गई, बाकी सारे पीछे पीछे चलेगी हर चीज़। हिंदुस्तानी मरीज हार्ट अटैक से नहीं इतना डरता जितना डेंगू बुखार से डरता है। कारण अज्ञानता। चूंकि मीडिया इतना पावरफुल है, वो रोज लिखेगा डेंगू में 9 मौत, पर ये लिखना भूल जाता है कि डेंगू के 9 मौत के पीछे कम से कम 40,000 लोगों को डेंगू हुआ है। उनमें से 30,000 को तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। और जो सरकारी डाटा है
चाहे सरकार ने कोई भी नियम बनाया, वो केवल 2 से 5% का है जो रिपोर्ट होते हैं केस। बाकी तो जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, वो टेस्ट भी नहीं होता और वो अपने आप दवाई ले लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो अगर यही मीडिया अगर पब्लिक को बताए घबराइए नहीं, डेंगू अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। अगर आपको उल्टी आ रही है, अगर आपको दस्त लग रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, खाना नहीं खा पा रहे, तभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, नहीं तो आपका प्रैक्टिशनर ही सफिशिएंट है। दूसरा, अभी आपने सुना होगा कि एक अस्पताल को लपेटे में लिया गया कि उन्होंने इतने लाख रुपए ले लिए। अब अगर इसी मुद्दे पे हम करें कि 15 लाख रुपए डेंगू पे खर्च हो गए, उस 15 लाख में मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ सिर्फ 50 से 55 हज़ार डॉक्टर की फीस थी 15 दिन की। अब अगर एक दिन के हिसाब से आप उसको डिवाइड करो तो पर डे के 3 से 3.5 हज़ार रुपये डॉक्टर की सिर्फ फीस है। वो किस महीने में ज़्यादा है? मीडिया जबकि ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि डॉक्टर डाकू हो गए, लुटेरे हो गए, ये हो गए, इसमें डॉक्टर का रोल कहाँ है? ये ज्ञानता है बेचारी पब्लिक की, क्योंकि उसको ये बात मीडिया ने बताई नहीं। मीडिया सनसनी पैदा करना चाहता है, पर सनसनी हर फील्ड में अच्छी नहीं है। अगर हम बॉर्डर पर अटैक हो रहा है तो सबसे पहले कर्ब लगता है न्यूज़ पे कि वो सेंसेशन के चक्कर में पब्लिक ना घबरा जाए। इसलिए नहीं लगता कि गवर्नमेंट बताने से डरती है। तो ऐसी अगर कोई महामारी फैल रही है तो सबसे पहले प्रशासन, मीडिया, डॉक्टर्स, उनको पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए कि भाई आपने अब घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और जो डेथ हैं उनका आप एनालिसिस करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर गलती लिखने से पहले गलती की जांच जरूरी है, क्योंकि आप उस चक्कर में नीजर किक रिएक्शन करते हैं और उसमें फिर सेंसेशन बढ़ जाती है। ये हाल हो गया था कि मैं कह रहा हूं मरीज से आप ठीक हो गए, घर चले जाओ। वो कहता है जी 2 दिन हम और रुकेंगे, आप चाहे फीस डबल ले लो। कोई बकरी का दूध ला रहा है 1000 रुपये किलो का, कोई एलोए का जूस पिला रहा है, कोई एलोवेरा का जूस पिला रहा है, कोई गिलोय खिला रहा है। मैं सबको यही कहता था भाई तुम लोग खाओ, देखें तुम्हारे प्लेटलेट बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। साइंस तो यही कहती है, एक के बढ़ेंगे तो सबके बढ़ेंगे। पर कभी इसके बारे में मीडिया में नहीं आया तो कुछ यही आया कि इनसे सब ठीक हो रहा है। तो ये हमारे देश में भ्रांति फैलाने वाली चीज़ें हैं और पब्लिक अनएजुकेट हो जाती है इनसे। जैसे अखबारों में रोज पढ़ते हैं जेनरिक दवाइयाँ सस्ती हैं, तो क्या वो रिकमेंड नहीं कर सकते? वो नहीं लिख सकते वो ले लें हमारा सस्ते में इलाज हो। जेनरिक मेडिसिन का बेनिफिट जो आम गली मोहल्ले में या मार्केट में केमिस्ट बैठे हैं उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि MRP तो होता है 80 रुपये और वो उसको केमिस्ट को सिर्फ 10 रुपये में मिल जाती है। वो कस्टमर को खुश करने के लिए 60 रुपये में, 50 रुपये में बेच देता है। उसको बेनिफिट ज़्यादा होता है, कस्टमर को चपत ज़्यादा लगती है। जेनरिक मेडिसिन में एक तो क्वालिटी का सर होता है कि उसके अंदर रॉ मटेरियल पूरा है या नहीं है, कोई गारंटी नहीं होती। अगर इसमें 20 mg लिखा तो उसमें 20 mg ही मिलेगा, और अगर जेनरिक मेडिसिन होगी उसमें हो सकता है 15% 15 mg हो, 10 mg हो, कोई गारंटी नहीं। उस दवाई का उतना ना तो असर हो पाता और पेशेंट को भी महंगी पड़ती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि दवाइयों के दाम बहुत हैं, जेनरिक दवाई लिखो। हमारे ऊपर भी यह है कि जेनरिक दवाई लिखो। समस्या केवल इतनी है कि जेनरिक दवाई की क्वालिटी का कंट्रोल कौन लेगा ये नहीं पता। आप अपने लिए भी जब कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो चली हुई ब्रांड की और पुरानी ब्रांड की ही लाते हैं। दुकानदार कितना ही आपको कुछ बेचने की कोशिश करे, आप उसको नहीं खरीदते हैं। तो डॉक्टरी में तो लाइफ एंड डेथ का सवाल है। सरकार चाहती है जेनरिक मेडिसिन इस्तेमाल करें, पर उन पे MRP तो कम किया जाएगा। MRP तो उन पे 10 गुना ज़्यादा है, उसका कस्टमर को कोई बेनिफिट है नहीं। केमिस्ट उससे कितने भी पैसे ले सकता है। अनपढ़ लोग भी आते हैं गांव से, उनको पढ़े लिखे नहीं है, उनको 10 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये में दे दी जाती है। तो इसलिए जेनरिक मेडिसिन को तो यूज़ करने का कोई बेनिफिट है नहीं।
और कई बार लिखा कुछ होगा तो देंगे कुछ, और कई गलत दवाएं भी खिला दी जाती है मरीज को, उसको देनी पेट की है तो सिर की खिला दी जाती है। तो इसलिए जनरिक मेडिसिन का कोई औचित्य नहीं बनता। एमआरपी जिसके ऊपर यह कि महंगी दवाइयाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ सब लोगों को कि महंगी दवाइयों का रेट तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। और मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं करती जो इसके लिए बवेला मचाती है, वो करती है केमिकल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। और उस पूरी यूनिट में जो डिसाइड करते हैं, जो 10 लोगों की कमेटी है, उसमें केवल 2 डॉक्टर होते हैं, बाकी सब दूसरे लोग होते हैं। अगर की कोई चीज़ महंगी है तो गवर्नमेंट उसको एमआरपी को कंट्रोल कर सकती है, ड्रग प्राइस कंट्रोल में ला सकती है, लाई भी है। जिन दवाइयों को लाई उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर कंट्रोल्स आर लिमिटेड। परंतु वेस्टेड इंटरेस्ट से वो उनका रेट बढ़ावा लेती हैं कंपनियां, और लोग सोचते हैं कि डॉक्टर उन कंपनियों के साथ है। क्योंकि पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट तो 3 ही है ना देश में जो फैसला कर रहे हैं। पूरी कमेटी में 8 लोग और लगा लो, और डॉक्टर हजारों में है, तो ऑब्वियसली उन 8 का तो कोई नाम आना ही नहीं कि ये चीज़ महंगी करने में इनका रोल है। तो कब महंगी हुई, कब वो रेट अप्रूव हुआ, किसी को नहीं पता। पर मैं आज भी आपको कहूँगा कि हिंदुस्तानी मरीज सबसे बढ़िया है। 70 से 80% मरीज आज भी विश्वास के साथ आते हैं, और वो हमारे ऊपर डायग्नोसिस का बर्डन नहीं डालते। अगर वो डालें तो ये और महंगा हो जाए इलाज। वो अपने इलाज से इंटरेस्टेड है और शाम को घर जाने में वापस में इंटरेस्टेड है। यदि अपनी गवर्नमेंट थोड़े से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, फैसिलिटीज़ क्रिएट करे, तो मैं समझता हूँ एक हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा। और उसका एग्जाम्पल है हमारे पास। लोअर लेवल पे सारे लोग अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जैसे ही वो लड़का 10+12 करता है, +12 पास करता है, उसका फर्स्ट एम अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। मेडिकल प्रोफेशन की बात करो तो केवल 4 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में जिनके लिए वो लड़के अप्लाई करते हैं जिनका गवर्नमेंट में भी एडमिशन हो जाए। बाकी किसी में कोई लड़का अप्लाई नहीं करता, मजबूरी में वो आ जाते हैं। आज भी अगर दिल्ली वालों को चॉइस हो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट सफदरजंग, LNJP जो अच्छे अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल, उनमें आराम से उनका इलाज हो सके, तो पैसा देके भी वहाँ इलाज कराने को तैयार है। पर चूंकि गवर्नमेंट अपडेट नहीं कर पाई उनको दिल्ली की पॉपुलेशन के हिसाब से, तो ये मैक्स फोर्टिस और BL कपूर, ऐसे गंगाराम, ये सारे अस्पताल आगे बढ़े। और उन्होंने गवर्नमेंट का योगदान किया है। जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं आज, जो मशीनरी वो ला रहे हैं, इस देश को अपग्रेड कर रहे हैं, हमारे पास विदेशों से मरीज आ रहे हैं। उन्होंने वो स्टैंडर्ड्स बन के पास किए हैं, तब वहाँ की इंश्योरेंस कंपनी उन विदेशी मरीजों को पैसे दे रही है। तो सिर्फ एक अस्पताल बंद करना या उसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट करना, मैं नहीं समझता कि सरकार के लिए ठीक है। हम लोगों का एम ये होना चाहिए कि जो मरीज है, ग्राउंड रियलिटी, उसको मदद पहुँचे। सरकार और प्राइवेट डॉक्टर्स अलग नहीं है। हमको बैठना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो RMP गांव में है, जो दाई है गांव में, वो भी इंटीग्रेट होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अनुरूप, क्योंकि सर्विसेज तो प्रोवाइड कर ही रही है। वेदर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट इसको चाहे या ना चाहे, ये कटु सच्चाई है। जितने MLA हैं जो गांव से आए, उन्होंने कभी ना कभी किसी RMP से या किसी दाई से टीका भी लगवाया और डिलीवरी भी कराई है। वो अपने मन में झांक के देख लें। शहर में आके रहने के बाद वो बदल गए हो, पर ये चीज़ उनको भूलनी नहीं चाहिए, बचपन नहीं भूलना चाहिए। अगर वो इस चीज़ को याद करेंगे और सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे आज गवर्नमेंट कदम झुका रही है PPP मोड पे, मेडिकल कॉलेज में हर जगह CAT स्कैन, MRI, डायलिसिस, ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड पे लग रहे हैं। तो वैसे ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे भी ये गवर्नमेंट और हमारी और वहाँ के लोकल लोगों की भागीदारी हो सकती है। जिस चीज़ में भी भागीदारी होगी, वही चीज़ पब्लिक एक्सेप्ट करेगी और यूज़ करेगी। मैं समझता हूँ
कि आज का दिन हम सबको सोल सर्चिंग करनी है, कहाँ डॉक्टर गलत है, कहाँ सरकार गलत है, कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन गलत है, कहाँ दवाई कंपनी गलत है। अगर सब मिलके करेंगे तो मरीज को फ़ायदा होगा, देश के आम नागरिक को फ़ायदा होगा। और मैं सोचता हूँ कि कोई ये नहीं कहेगा छोटा नर्सिंग होम, बड़ा नर्सिंग होम, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, क्योंकि एम एक ही है, मरीज को ठीक करना, घर में वापस भेजना और अपनी लाइफ में वापस भेजना।